चलो, तो अभी तक अपन लोग ने क्या कर लिया था कि कंसिडरेशन हमारा कैसा होना चाहिए, यहाँ तक का हो गया था हमारा, है ना। तो कंसिडरेशन होता क्या है, जिन भी चीज़ों का, हाँ, जिन भी चीज़ों का आदान प्रदान अपन करते हैं वो क्या कहलाती हैं, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन must move at the desire of the promisor, may move from any person, it must not be already existing legal obligation. फिर क्या था, it may be inadequate, must not be adequate. समझ में आ रहा है, कोई चीज़ सस्ती जो है वो चल जाएगी, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। फिर अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो पता क्या है, देखो, मेन बात ये है कि दो पार्टी अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और थर्ड पार्टी क्या प्रोवाइड कर रही है, कंसिडरेशन। तो ये थर्ड पार्टी कहलाती है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, और ये पार्टी को तो मिल रहा है कंसिडरेशन, इसने नहीं दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हो रहा है, ये पार्टी कहलाएगी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। अब बताओ सबसे पहले ये क्लियर है कि नहीं। ए खरीद रहा है कुछ बी से, पैसे सी दे दे रहा है बी को, आया समझ में। क्या पैसे कोई और दे सकता है, हाँ। कंसिडरेशन कोई और प्रोवाइड कर सकता है क्या, वैलिड है, हाँ वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो, आए ये समझ में, ठीक है ना। अब मेन बात अब वो ये है कि ए और बी जो हैं, यही दोनों एक दूसरे पर केस कर सकते हैं। कौन, ए और बी। सी जो है वो ना बी पर केस कर सकता है, ना ही सी जो है वो ए पर केस कर सकता है। बोलो 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 बोलो, है ये क्लियर है। सी जो है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो केस नहीं कर सकता। ए और बी के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ए बी ही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, इस बात को क्या बोला जाता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और बी केस कर सकता है ए पे, अगर बी ने अपना पार्ट नहीं निभाया या ए ने अपना पार्ट नहीं निभाया, तो ये दोनों एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। जैसे सी कंसिडरेशन दे रहा है, आ रहा है समझ में, तो सी केस नहीं कर सकता या सी पे केस नहीं हो सकता। बोलो, ये मैटर क्लियर है। तो जनरल रूल है प्रिविटी, ओनली द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर और बी सूड। आ रहा है ये समझ में, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ही एक दूसरे पर केस कर सकते हैं। इसको एक बार और चलाना, एक बार और, ठीक है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, ठीक है ना। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन है, ए। बट ए क्या है,
पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो केस कर सकता है? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन है? ए केस कर सकता है बी पे। हाँ, बताओ कौन किस पे केस कर सकता है? सी क्या ए पे केस कर सकता है? सी क्या बी पे केस कर सकता है? क्या बी सी पे केस कर सकता है? क्या ए सी पे केस कर सकता है? सिर्फ कौन किस पे केस कर सकता है? ए बी बी ए। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन भले ही हो ए, वो केस कर सकता है क्योंकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये क्लियर है? बोलो बोलो। A third party can provide consideration at the promisor desire and still make the consideration valid. क्या थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ है, बिल्कुल है। क्लियर है? ठीक है। तो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसने कंसिडरेशन दिया पर जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं, क्या वो केस कर सकते हैं? सिंपल। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वो है, वो पार्टी हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसका नेम अपीयर नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट और उसकी कोई प्रिविटी भी नहीं। जैसे पी के सर पे उधार था क्यू के लिए, ठीक है ना? पी के सर पे उधार था, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी आर को दी, आर को बोला भाई तू दे देना क्यू को पैसे। हेलो, तो अब क्यू को नहीं मिले पैसे तो किस पे केस करेगा? क्यू पी पे, आर पे नहीं करेगा। यहां अलग तरीके से दिया हुआ है कि पी और आर की अगर अपन बात करें कि पी और आर के बीच में प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्यू क्या है? स्ट्रेंजर। नहीं आया समझ में? हर कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग देखते आना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया, एक कॉन्ट्रैक्ट इसमें लिखा हुआ है, तो अलग अलग है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की। तो बेटा एक्सेप्शंस का क्या मतलब हुआ? कि कर सकते हैं केस। एक्सेप्शंस का क्या मतलब? कि केस कर सकते हैं। कब? थर्ड पार्टी, मतलब पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे पे केस कर ही सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी भी केस कर सकती है, ठीक है ना? तो ऐसा कब कब होता है? इंडिविजुअल केसेस ध्यान रखेंगे। पहला केस है ट्रस्ट का, ठीक है? ट्रस्ट प्रॉपरली लीगली बनता है अगर मान लो ए और बी ने ट्रस्ट क्रिएट किया। ट्रस्ट एक बहुत फॉर्मल सा अग्रीमेंट कह सकते हो तुम। तो ट्रस्ट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें कोई ना कोई एक बेनिफिशियरी होता है। सी और डी बच्चे हैं ए के, सी और डी बच्चे हैं ए के। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तेरे को ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं मर वर भी जाऊँ तो मेरे ये प्रॉपर्टी जो है वो किसके लिए यूज़ करना? सी और डी के लिए। बेसिकली बेनिफिट किसको मिलने वाला है? सी और डी को। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? है? ठीक है, ये क्लियर है? तो अब ए की अगर डेथ हो गई और बी ने अगर इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट सी और डी को नहीं दिया, तो सी और डी केस कर सकते हैं किस पर? बी पर। इसलिए ट्रस्ट जो है वो क्या है? एक्सेप्शन। नहीं समझे? ट्रस्ट एक्सेप्शन है, मतलब भरोसा, ये ऑफिशियल है। ट्रस्ट के लिए एक अलग से एक्ट है। ट्रस्ट एक तरीके का अग्रीमेंट मान लो,
नहीं आया समझ में? एक प्रॉपर अग्रीमेंट है जिसके तहत क्या हो सकता है? आया समझ में या नहीं? यहाँ पर सी और डी क्या है? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी केस कर सकते हैं। बोलो बोलो। ठीक है, पढ़ो पहले वाले। अगर कोई ट्रस्ट क्रिएट किया गया है बेनिफिशियरी के लिए, तो बेनिफिशियरी केस कर सकता है, भले ही बेनिफिशियरी कौन है? थर्ड पार्टी, मतलब पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी थर्ड पार्टी इज अलाउड टू फाइल अ केस अगेंस्ट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में? कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के साथ, है ना? ये तो सिर्फ बेनिफिशियरी, लेकिन फिर भी ये केस कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है? क्लियर है, बताओ। दूसरा है बेटा फैमिली सेटलमेंट। एग्जाम्पल से समझेंगे। दो भाई हैं एक्स और वाई, है ना? दोनों ने अग्री किया, अच्छा इन दोनों ने आपस में अग्री किया, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ये लोग, कि ये मंथली अलाउंस देंगे मम्मी को अपनी 20,000 का अपॉन पार्टीशन। अगर उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो मम्मी उन पे केस कर देगी। तो मम्मी केस कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है, जबकि मम्मी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थी कि नहीं? आ रहा है समझ? क्लियर है? तो फैमिली सेटलमेंट, इन केस ऑफ फैमिली अरेंजमेंट्स, अगर टर्म्स राइटिंग में लिख लिए गए हैं तो फैमिली मेंबर जो हो सकता है कि ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो भी वो क्या कर सकता है? एनफोर्स कर सकता है। नहीं 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 बेटा, बंटवारा बहुत ऑफिशियल होता है। नहीं आया समझ? ये सोशल, वो तो सोशल वाला तो वैसे भी प्यार मोहब्बत में होता है, ये तो वैसे हो रहा है बंटवारे के टाइम का। ठीक है बेटा? हाँ, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देखना ध्यान से। एक्स ने अपनी वाइफ को, ध्यान से सुनना, एक्स ने अपने ससुर को वादा किया कि उनकी बेटी को, मतलब अपनी बीवी को अच्छे से ट्रीट करेगा, समझ में आ रहा है? और या तो फिर अलाउंस पे करेगा। नहीं आया समझ में? अब क्या हुआ? किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? पति और ससुर। क्या वाइफ केस कर सकती है? हाँ, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब भी वो केस कर सकती है। क्लियर है? बोलो 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 बोलो। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कोई पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी वो केस फाइल कर सकती है। क्लियर है? व्हेन बेनिफिट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आर असाइन टू अनदर पर्सन, जो कि ओरिजिनली पार्टी नहीं था, द असाइनी कैन एनफोर्स इट। मतलब एग्जाम्पल देखो, अंकित ने इंश्योरेंस कराया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और उसको असाइन किसको कर दिया? अपने बच्चे को। तो बच्चा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है क्या? फिर भी वो केस कर सकता है। आया समझ में?
ठीक है, सन कैन क्लेम द पॉलिसी अमाउंट इवन दो ही वॉज नॉट एन ओरिजिनल। ठीक है, अब एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, इसको भी ध्यान से सुनो। एल जो है उसने एम को 20,000 रुपये दिए कि एन को दे दी? सुनो, एल बोले तो लालमन ने मोहित को पैसे दिए कि नरेश को दे देना। लालमन ने मोहित को पैसे दिए कि नरेश को दे देना। क्लियर है? अब कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में है बेटा? लालमन और नरेश के बीच में। तो मोहित क्या कहलाया? थर्ड पार्टी। अब एक बार अगर मान लो कि मोहित ने क्या बोल दिया नरेश को कि हाँ भाई मैं पैसे दे दूंगा तेरे को, तो अब नरेश भी क्या कर सकता है? नरेश भी केस कर सकता है। किस पर? मोहित पर। जबकि मोहित क्या है? थर्ड पार्टी। नहीं आया समझ में? अगर अपन मान लो कि हाँ ऐसे भी अगर देखा जाए जैसे लालमन और मोहित है, लालमन ने मोहित को पैसे दिए, लालमन ने मोहित को पैसे दिए तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। और मोहित ने जैसे ही बोल दिया एन को कि भाई मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तो एन बोल रहा अब मैं तेरे पे केस कर सकता हूँ, जबकि ओरिजिनली वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं आया समझ में? एल ने एम को पैसे दिए कि एन को दे देना। क्या एन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है? क्या एन केस कर सकता है? ये एन केस कर सकता है एम पे? नहीं। सुनो पहले पूरी बात। एक बार जब एम ने एक्नॉलेज किया कि मेरे पास पैसे पड़े हैं तेरे, उसके बाद नरेश जो है उसके पास ये एलिजिबिलिटी आ जाती कि वो केस फाइल कर ले मोहित पे। नहीं आया समझ में? इन जनरल थर्ड पार्टी के पास नहीं होता है अधिकार, एक्नॉलेजमेंट या स्टॉपल के केस में होता है। क्लियर है? ठीक है, फिर क्या है? कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। अगर कभी कोई जमीन बेचता है, ठीक है, तो जमीन के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो थोड़े आगे तक चलते हैं। देखो इसका पूरा समझो, ठीक है ना? ए के पास ये ज़मीन थी जो कि ए ने किसको बेची? बी को। देखो ए के पास ये पूरी ज़मीन का टुकड़ा था, इतना हिस्सा उसने बेच दिया किसको? बी को, और इतना अपने पास रखा। अब जब बेचा तो उसने कंडीशन रखी कि भैया देखो इस हिस्से पे ना आप इंडस्ट्रियल काम नहीं करोगे। हेलो, यहाँ मेरा घर है इसलिए आप इंडस्ट्रियल काम नहीं करो। हम बेच तो रहे हैं आपको, पर आप इंडस्ट्रियल काम नहीं करोगे। एक ही डेथ के बाद उसका जो बच्चा है, क्या वो एनफोर्स कर सकता है इस क्लॉज को? हाँ। आ रहा है समझ में? हेलो, ठीक है। जबकि वो जो बच्चा है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। कोवेनेंट मतलब होता है लीगल पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जमीन वाले में ना नॉर्मली एक पर्टिकुलर
वो चलता है ग्रैंडफादर फादर सन, 3 जनरेशन तक वो कैरी होता है, मतलब। ठीक है। एक सेकंड। हेलो। हाँ बेटा। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी वाइफ है तो उसका बेटा केस कर सकता है। बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो मतलब ऑफिशियली बेटा's वाइफ है, तो वही केस कर सकती है। बेटा नहीं कर सकता। देखो बेटा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा ना, जिस उसी को मिलेगी प्रॉपर्टी, तो जिसके नाम पर नहीं है प्रॉपर्टी वो कैसे केस करेगा? ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट। अच्छा, एजेंट करता है कॉन्ट्रैक्ट, पर लाइबल पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होती है ना। अगर मान लो कि ए जो है वो एजेंट है, इसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया सी के बिहाफ में, तो केस सी कर सकता है ना बी पे, ए नहीं कर सकता। नहीं आया समझ में? Prashant appoints Abhinav as his agent. If Abhinav sells to Tarun, Prashant can sue Tarun for payment. रीड कर लो बेटा ये एक बार। ये एजेंट वाले एग्जाम्पल एक बार समझाइए। अगर मैंने एजेंट को भेजा अपना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो एजेंट कर रहा है ना, तो फिर मैं थर्ड पार्टी हो गया, लेकिन मैं केस कर सकता हूँ। ठीक है। फिर से क्या?
कोवेनेंट, देखो अगर अंतर नहीं भी होना तो दोनों एक ही बात बता रहे हैं। वैसे अगर तुम नोटिस करोगे तो इंश्योरेंस अलग चीज़ है और यहाँ स्पेसिफिकली ज़मीन की बात कर रखी है। वहाँ किसी भी चीज़ का असाइनमेंट हो सकता है, यहाँ हम मेनली सिर्फ और सिर्फ ज़मीन से जुड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ऐसे मत सोचो कि बेटा इन्फोर्स कर सकता है, सिर्फ ज़मीन वाले केसेस में अगर कोई कंडीशन अटैच्ड है तो, और अगर असाइन किया गया है उसको तो, नॉमिनी टाइप बनाया गया है तो। एक और पैच है, इसको कल कर लेते हैं, आज जल्दी छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ कि करा दूँ? हाँ कल कर देना, 2:15 बज गए अब से, लेकिन 3 बजे तक खींच लेंगे क्लासेस, ठीक है ना?